नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। यह जो वीडियो है यह हिंदी गद्य के विकास से संदर्भित है। छोटा सा वीडियो है। इसके जस्ट बाद अगर आप सभी की प्रतिक्रिया होगी, आप सभी की इच्छा होगी तो हिंदी नाटक से संबंधित वीडियो आएगा, जिसमें हिंदी नाटक गद्य विधा की संपूर्ण रचनाएं होंगी विस्तार से, एक रिवीजन वीडियो के लिहाज से। इसके अलावा फिर हिंदी उपन्यास और हिंदी निबंध, हिंदी कहानी इत्यादि पर रचनाएं होंगी, क्योंकि हमने हिंदी साहित्य का पद्य का इतिहास पूरा करवाया हुआ है। आप चैनल पे जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं, पूरा आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और पूरा आधुनिक काल। अब आपका बच रहा है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, तो हम उसकी भी सारी गद्य विधाओं को अगर यहाँ पे करा देंगे। उसके उपरांत हमने सारी रचनाओं को करा दिया है, काव्यशास्त्र को कम करा दिया है, भारतीय और पाश्चात्य दोनों को। और इसके अलावा एक और टॉपिक बचेगा आपका भाषा विज्ञान का, वह भी हम इसके जस्ट बाद गतिविधियाँ कंप्लीट करते ही उसका भी एक वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो आपका मोटा मोटा मुझे लगता है कि पूरा सिलेबस मैंने कवर कर दिया है। अगर कुछ भी टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे वह वीडियो लाने की, ताकि आपकी मदद हो सके। इसके अलावा अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। हम बात करेंगे हिंदी गद्य के विकास की। राजस्थानी गद्य पर बात करने से पहले हिंदी गद्य के विकास को देख लेते हैं। हिंदी गद्य का जो विकास हुआ था वह जो है आदिकाल से ही माना जाता है। कब से? आदिकाल से। ठीक, आदिकाल से ही माना जाता है। आदिकाल के समय ही हिंदी गद्य का विकास शुरू हो गया था। और आधुनिक काल में अगर हम कहें तो आधुनिक काल में हिंदी गद्य के 3 रूप मिलते हैं, एक राजस्थानी गद्य, एक ब्रजभाषा गद्य और तीसरा खड़ी बोली गद्य। ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करें आदिकालीन गद्य की, तो आदिकालीन गद्य में जो पहली रचना थी वह है कुवलय माला। ठीक है, कुवलय माला। कुवलय माला जो है वो अद्योतन सूरी की है। आप सभी सुनते रहिए। कुवलय माला सबसे पहली रचना है हिंदी गद्य की, अद्योतन सूरी की है। 778 ईस्वी में 778 ईस्वी में लिखी गई एक गद्य रचना है। इसके उपरांत 10 से लेकर 11वीं शताब्दी में आती है राउल बेल। ये क्रम लगाने को देता है, कुवलय माला, राउल बेल। इसके अलावा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये वर्ण रत्नाकर, ये 4 रचनाओं को आपको क्रम लगाने को एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले कुवलय माला, अद्योतन सूरी, 778 ईस्वी। ठीक है। उसके उपरांत राउल बेल, इसके लेखक हैं रोड़ा कवि और इसका समय है 11वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें राउल बेल की, तो राउल बेल जो है वह एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ठीक है। राउल बेल एक शिलांकृत कृति है। हिंदी साहित्य में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल बेल से ही माना जाता है। राउल बेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान रूप से विद्यमान है। ठीक। अगर हम बात करें तीसरी रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण, हिंदी का यह प्रथम गद्य का ग्रंथ माना जाता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित थे दामोदर शर्मा, उन्होंने 12वीं शताब्दी के आसपास किया था। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद्र ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण गद्य की रचना माना है। अगली रचना है चौथी, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है और मैथिली हिंदी में रचा गया यह गद्य की प्रथम रचना है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा जो है विश्वकोशात्मक है। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास अगर हम देखें तो 19वीं शताब्दी से आरंभ होता है। ठीक है। आधुनिक काल यानी 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो हमने बताया गद्य के 3 रूप मिलते हैं, जिसमें पहला राजस्थानी, दूसरा ब्रज और तीसरा खड़ी बोली गद्य का है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्राचीन जो गद्य है वो राजस्थानी गद्य को माना जाता है। और अगर हम बात करें राजस्थानी गद्य, ये आपका यहाँ पे है। राजस्थानी गद्य का समय जो है इसका जो सूत्रपात हुआ राजस्थानी गद्य का 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। 10वीं शताब्दी के आसपास राजस्थानी गद्य का समय
माना जाता है। तो अगर हम इसमें रचनाओं को देखें राजस्थानी गद्य की, तो सबसे पहली रचना हो जाएगी धनपाल कथा, जिसका समय है 14वीं सदी। इसके रचनाकार का पता नहीं है। तत्व विचार 14वीं सदी। पृथ्वी चंद्र चरित्र मणिक चंद्र सूरी, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी चंद्र चरित्र की बात करें तो इसको वाग विलास भी कहा जाता है। क्या? वाग विलास, याद रखिएगा। इसके रचनाकार हैं मणिक चंद्र सूरी। पंचाख्यान, इसका समय है 1887 ईस्वी। फतह राम बैरागी इसके रचनाकार हैं। यहाँ पर देखिए पृथ्वी चंद्र चरित्र को वाग विलास भी कहा जाता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम ब्रजभाषा गद्य। नंबर 2 पे ब्रजभाषा गद्य। ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाओं और उनके हम रचनाकारों को देखेंगे। श्रृंगार रस मंडन, इसका समय नहीं मालूम। इसके रचनाकार हैं विट्ठलनाथ, ठीक है। इसके रचनाकार जो हैं वो विट्ठलनाथ हैं। और इसके पहले अगर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का जो सूत्रपात है वह संवत 1400 यानी 1383 ईस्वी से माना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का समय संवत 1400 से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया था, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो पंडित वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य की ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप बताया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं श्रृंगार रस मंडन की। श्रृंगार रस मंडन के जो रचनाकार हैं वो हैं विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ जी जो कि महाप्रभु वल्लभाचार्य स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने ब्रजभाषा गद्य की रचना की श्रृंगार रस मंडन के नाम से, ठीक है। इसके अलावा विट्ठलनाथ की कुछ अन्य रचनाएं भी थी। जैसे विट्ठलनाथ की रचनाओं को अगर हम देखें तो 2 यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक, ठीक है। विट्ठलनाथ की रचनाएं हैं यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक। इसके अलावा अगली है 84 वैष्णवन की वार्ता 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखी गई और ये भी 252 वैष्णव की वार्ता। ये दोनों रचनाएं गोकुलनाथ की है, ठीक है। ये दोनों ही रचनाएं स्वामी विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ की है, ठीक है। इसमें वैष्णव भक्तों आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अष्टयाम 1603 ईस्वी नाभादास। अष्टयाम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है, ठीक है। अष्टयाम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। अगला है अगहन महात्म्य 1623 ईस्वी वैकुंठ मणि शुक्ल की रचना है। बैताल पचीसी 1710 ईस्वी सूरत मिश्र का है। सेवक चरित्र 1789 ईस्वी प्रियादास का है। आईने अकबरी की भाषा वचनिका 1795 लाला हीरा लाल का है। राजनीति ये इंपॉर्टेंट है, लल्लू लाल का है। अभी आगे हम लल्लू लाल को पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। 1802 ईस्वी माधव विलास 1817 लल्लू लाल का। सोमवंशन की वंशावली माणिक्य लाल ओझा की यह रचना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें बैताल पचीसी का बैताल पचीसी सूरत मिश्र की रचना है। इसका खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर के लल्लू लाल ने बैताल पचीसी 1801 ईस्वी में किया था, ठीक है। बैताल पचीसी का अनुवाद बैताल पच्चीसी के नाम से 1801 ईस्वी में किया था, ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए बैताल पचीसी की जो रचना है इसमें संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर के कही गई है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारा दक्षिणी हिंदी के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं।
इसके अलावा अब हम हिंदी गद्य, दक्खनी गद्य के रचनाकारों को देखेंगे। खड़ी बोली जो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप था वो दक्खनी हिंदी के रूप में ही हमें मिलता है। इसे साहित्यकारों ने हिंदी, हिंदवी, देहलवी, दक्खनी, जबाने हिंदुस्तान इत्यादि नामों से पुकारा था। प्रोफेसर एहतसे शाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दक्खनी हिंदी के संबंध में कथन है कि इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रजभाषा के प्रभाव से भी बची न थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें अरबी फारसी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इसके अलावा इतिहास से पता चलता है, इनका कहना है कि इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जबाने हिंदुस्तान और कभी दक्खनी कहकर पुकारा। तो यह कथन है प्रोफेसर एहतसे शाम हुसैन का दक्खनी हिंदी के संदर्भ में। अब हम दक्खनी हिंदी की अगर रचना की बात करें तो पहले रचनाकार हैं ख्वाजा बंदे नवाज गेसूदराज। इनकी रचनाएं हैं मिराजुल आस्कीन, शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला सेहवारा या बहरा मासा। अगर हम बात करें ख्वाजा बंदे नवाज गेसूदराज की तो इनका समय है 1318 ईस्वी से 1422 ईस्वी और दक्खनी हिंदी गद्य के प्रथम लेखक माने जाते हैं। ख्वाजा बंदे नवाज गेसूदराज दक्खनी हिंदी गद्य के प्रथम लेखक माने जाते हैं। इसके अलावा मिराजुल आस्कीन को दक्खनी गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगली जो रचना है हमारी मुल्ला वजही की है। सबरस इनकी रचना है। 1635 ईस्वी में इन्होंने इस रचना को किया था। इसके अलावा इनकी एक और रचना है कुतुब मुस्तरी। ठीक है, कुतुब मुस्तरी। सबरस को बात करें तो सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। इसमें तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करेंगे मोहम्मद अली कुतुब शाह। इनकी रचना है कुलियाते कुली कुतुब शाह। ठीक है, यह एक बृहद काव्य है। इसकी रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की। आगे हम बात करेंगे हुसैन अली खां, जिनकी रचना है चार दरवेश। समय है 1938 ईस्वी और चार दरवेश का फारसी से दक्खनी में इन्होंने अनुवाद किया था। चार दरवेश का अनुवाद हुसैन अली खां ने अपने पुत्रों के लिए फारसी भाषा से दक्खनी हिंदी में किया हुआ था। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि के द्वारा लिखी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा से ही माना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ गंग कवि की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। अब हम देखेंगे गुरुमुखी लिपि में लिखी गई खड़ी बोली गद्य की प्रमुख रचनाओं को। तो कुछ रचनाकारों ने गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य को लिखा, तो उनका इस प्रकार दिखता है। सोणी मिहरिवानु, इनका समय है इनका समय है 1581 से 1640 और सचूखंड पोथी इनकी रचना है। ठीक है, और इसके अलावा हरिजी हैं, यह सोणी मिहरिवानु के पुत्र थे। सुषमनी सहंसराम गोसठ, गुरु मिहरिवानु और पोथी हरिजी इनकी रचनाएं हैं। दयालु अनेमी की रचना है अवगत उल्लास, अष्टावक्र भाषा, गीता भाषा। ठीक है, सोणी मिहरिवानु ने सचुखंड पोथी में गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की है। ठीक है, गुरुवाणी की व्याख्या की हुई है। आगे अगर हम बात करें हमारी अगली रचना है खड़ी बोली गद्य। खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाओं की अब हम बात करेंगे। तो खड़ी बोली अगर गद्य की हम बात करें तो सबसे पहली रचना जो आती है वह है चंद छंद वर्णन की महिमा, अकबर के समय की है और गंग कवि की है और शुक्ल जी ने इसे जो है खड़ी बोली गद्य की पहली रचना माना है।
आगे अगर हम देखें, भाषा योग वशिष्ठ है 1781 ईस्वी, और यह राम प्रसाद निरंजनी का है। और अगर हम देखें भाषा योग वशिष्ठ की जो भाषा है वह पंजाबी और ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की पहली पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। तो ये आप याद रखिएगा, पहला गद्य खड़ी बोली गद्य की रचना चंद छंद वर्णन महिमा, और पहली प्रौढ़ गद्य रचना जो है वो भाषा योग वशिष्ठ को शुक्ल जी ने माना है। अगली रचना है जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद 1761 में दौलत राम ने किया। ठीक है, जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद। इसकी जो रचना जैन पद्म पुराण जो है यह हरिसेन की रचना थी, आचार्य हरिसेन की रचना थी, जिसका अनुवाद दौलत राम ने किया था। ठीक है, मंडोबर का वर्णन 1773 से 83 तक दिखता है। पंचांग दर्शन, ठीक है, मथुरा प्रसाद शुक्ल का है। इसके अलावा प्रेम सागर लल्लू लाल का है, इंपॉर्टेंट है। 1800 ईस्वी नासिकेतोपाख्यान 1800 ईस्वी सदल मिश्र का है। रानी केतकी की कहानी 1798 से 1803 ईस्वी इंसा अल्लाह खां की है। सुख सागर 1818 से सदा सुख लाल की यह रचना है। तो ये आप याद रखिएगा। मूल रूप से अगर हम करें, खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक चरण में 4 महानुभाव थे। ठीक है, 4 महानुभाव थे जिन्होंने खड़ी बोली गद्य का विस्तार किया। 4 थे, कौन कौन? सदा सुख लाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदर मिश्र। सदा सुख लाल दिल्ली से थे, इंसा अल्लाह खां दिल्ली से कनेक्टेड थे, बाद में लखनऊ चले आए। लल्लू लाल आगरा से थे और सदल मिश्र भी आगरा से थे। तो लल्लू लाल और सदल मिश्र आगरा से, सदा सुख लाल इंसा अल्लाह खां दिल्ली से, जिसमें इंसा अल्लाह खां बाद में लखनऊ चले आते हैं। महत्व की दृष्टि से देखें तो श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह ने इनका क्रम इस प्रकार रखा है। पहले सदा सुख लाल को, फिर रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं पहले सदा सुख लाल को, फिर इंसा अल्लाह खां को, फिर लल्लू लाल को और फिर सदल मिश्र को। ठीक है, बच्चन सिंह ने सदा सुख लाल, फिर सदल मिश्र, फिर इंसा अल्लाह खां, फिर लल्लू लाल को माना है। श्याम सुंदर दास वहीं सबसे पहले इंसा अल्लाह खां को रखते हैं, फिर सदल मिश्र को, फिर लल्लू लाल को और फिर सदा सुख लाल को। मूल रूप से रामचंद्र शुक्ल का है, और रामचंद्र शुक्ल का ये क्रम इसमें भी है, आप इसमें देख सकते हैं। पहला जो है वो सदा सुख लाल है, इनका समय आप याद रखिएगा 1756 से 1828 ईस्वी। रचनाएं हैं सुख सागर, मुंतख बुत्त वारीख, और भाषा है किस भाषा में? खड़ी बोली। विष्णु पुराण को आधार बनाकर इन्होंने सुख सागर की रचना की थी। इनकी बुद्धि प्रकाश पत्रिका जो है वह नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण थी। इनके संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट कथन है वह भी आप साथ में देखते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे सदा सुख लाल की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, 2 लोगों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। कौन से 2 लोग? लल्लू लाल और सदल मिश्र। इन दोनों का संबंध जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से था। ये दोनों वहाँ के प्राध्यापक थे। मुंशी सदा सुख लाल की एक भाषा है, रस्मों रिवाज भाखा खा दुनिया से उठ गया है। ठीक, और इनका संबंध सदा सुख लाल और इंसा अल्लाह खां का फोर्ट विलियम से कोई संबंध नहीं था। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में पूछ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंसा अल्लाह खां की अब बात करेंगे। इंसा अल्लाह खां का समय है 1752 से 1827। इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसे उदय भान चरित भी कहते हैं, खड़ी बोली में लिखा है। हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा जिसमें खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ, वह रचना है रानी केतकी की कहानी। इस शैली में, यह शैली में हास्य प्रधान भी है। ठीक है, हिंदी की यह पहली मौलिक लिखित गद्य माना जाता है। इंसा अल्लाह खां जो हैं, अगर हम बात करें तो इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा करते हुए कहा था कि यह वह हिंदी है, यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इंसा अल्लाह खां की जो भाषा है वो चटकीली मटकीली अलंकृत किस्सा गोई शैली और मुहावरेदार चलती हुई है। ठीक है, ये कुछ अन्य बिंदु हैं, उन्हें आप याद रखिएगा।
इसके अलावा इंसाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा की थी। पहला, बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की। दूसरा, गंवारी अर्थात ब्रजभाषा, अवधी इत्यादि से। तीसरा, भाखापन यानी संस्कृत के शब्दों से। उन्होंने अपनी खड़ी बोली को, अपनी भाषा को 3 शब्द प्रकार के शब्दों से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा की थी। आगे हम बात करेंगे लल्लू लाल की रचनाओं को देख लेते हैं। सिंहासन बत्तीसी 1801, बैताल पच्चीसी 1801 खड़ी बोली में है। माधोनल 1801 खड़ी बोली। राजनीति 1802 ब्रजभाषा। प्रेम सागर 1810 खड़ी बोली। लताएफ ए हिंदी 1810 खड़ी बोली। शकुंतला नाटक 1810 खड़ी बोली। ब्रजभाषा व्याकरण 1811 खड़ी बोली। सभा विलास 1815 खड़ी बोली। माधव विलास ब्रजभाषा 1817 ईस्वी। लाल चंद्रिका 1818 ब्रजभाषा। अगर हम बात करें तो सिंहासन बत्तीसी का काजिम अली की सहायता से ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद इन्होंने किया है इनकी मदद से। ठीक है। आगे अगर हम बात करें बैताल पच्चीसी की, तो संस्कृत के कवि शिवदास की रचना से कथाली और मजहर अली के साथ मिलकर इसका अनुवाद किया। और माधोनल और इनकी मौलिक रचना है। राजनीति हितोपदेश की कहानियों का इन्होंने अनुवाद किया। प्रेम सागर या नागरी दशक इसे कहते हैं। चतुर्भुज मिश्र द्वारा ब्रजभाषा अनुवाद में रचित भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली में यह अनुवाद है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें लताइफे हिंदी, इसे लल्लू लाल ने बाजुबानी रेखता कहा। और इसके अलावा यह खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी भाषा की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। ठीक। इसके बाद शकुंतला नाटक इनका मौलिक रचना है। ब्रजभाषा व्याकरण यह लल्लू लाल की मौलिक रचना है। ठीक है। यह लल्लू लाल की मौलिक रचना है ब्रजभाषा व्याकरण। सभा विलास इसके अलावा है इनका माधव विलास जो है यह चंपू काव्य है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन का चित्रण है। इसके अलावा बिहारी सस्सई की टीका इन्होंने लिखी ब्रजभाषा में लाल चंद्रिका के नाम से 1818 ईस्वी में। ठीक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस भी खोला था जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। ठीक। और लल्लू लाल के विषय में जो है शुक्ल जी ने कहा है कि लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के क्रम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य। ठीक। इसके अलावा लल्लू लाल उर्दू को यामनी भाषा कहते थे। उन्होंने प्रेम सागर की भाषा करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगले जो हमारे हैं सदल मिश्र हैं। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान चंद्रावली से भी इसे कहते हैं। 1803 ईस्वी का समय है। खड़ी बोली में लिखा गया है। इसकी रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोप उपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर की गई है। इनकी अन्य रचना है रामचरित 1806 ईस्वी और हिंदी पार्सियन बाकेबुलरी 1809 ईस्वी। रामचरित अध्यात्म पुराण पर यह आधारित है। ठीक है। सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली की भाषा है। आगे अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र के अनुसार उन्होंने चारों लोगों पर क्या क्या बातें कही हैं ये आप देख लीजिए थोड़ा मोटा। तो कुछ हमने आपको इसमें पहले ही बता दिया है, कुछ आप देख लीजिए। मुंशी सदासुखलाल न्यास के बारे में कहते हैं कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदासुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया, रस्मों रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया। हमने आपको बताया था यह मुंशी सदासुख का कथन है। इसके अलावा शुक्ल जी कहते हैं कि मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली, वे एक भगवत भक्त आदमी थे। इसके अलावा ये इंसाअल्लाह खां के संदर्भ में कहते हैं कि इंसा का उद्देश्य ठेठ हिंदी
लिखने का था। इसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट ना रहे। उन्होंने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा की। हमने बताया आपको, बाहरी बोली, अरबी, फारसी, तुर्की, गंवारी, ब्रजभाषा, अवधी, भाखापन, संस्कृत के शब्दों का मेल। इन्होंने रानी केतकी के संदर्भ में कहा भी था, जो भी लाइन हमने आपको बताया था, यह कहानी जिसमें हिंदी छुट और किसी बोली का मेल है ना पुट। इसके अलावा शुक्ल जी कहते हैं कि इंशाअल्लाह खां ने भाखापन और मुअल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी सूरत से कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का वाक्य विन्यास कहीं कहीं विशेषतः बड़े वाक्यों में आ ही गया है, पर बहुत कम है। इसके अलावा इंशाअल्लाह खां के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं, आरंभ काल के चारों लेखकों में इंसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले कुछ मंझ चुकी थी, जिसमें उर्दू वालों के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे। दूसरी बात यह है कि इंसा अल्लाह खां जो हैं वो रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। मुंशी सदासुख लाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म भाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे। इसके अलावा इनका एक और कथन है इंशाअल्लाह खां के संदर्भ में कि सानुप्रयास विराम भी इंसा के गद्य में बहुत स्तर पर मिलते हैं। इन विचित्रताओं के होते हुए भी इंसा ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया है और वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे हैं। आगे हम देखेंगे लल्लू लाल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कुछ इम्पॉर्टेंट कथन हैं, जिसमें यह कहते हैं कि संस्कृत के विशेष जानकार तो ये जान नहीं पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते थे। इसके अलावा इनका कहना है कि इंसा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के न आने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। अगला इनका कथन है, पर लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी बजरंजित खड़ी बोली है। सम्मुख जाय, सरिनायत, सोई, भई, कीजय, निरख लीजय जैसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी, वैसी ही खड़ी बोली लल्लू लाल ने भी लिखी। दोनों ही भाषाओं में अंतर इतना है कि गंग ने इधर उधर फारसी, अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं, पर लल्लू लाल ने ऐसे शब्द बचाए हैं। इसके अलावा शुक्ल जी कहते हैं कि लल्लू लाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम की ही अधिकतर है, ना नित्य व्यवहार के अनुकूल है और न संबद्ध विचारधारा के योग। इसके अलावा शुक्ल जी ने सदल मिश्र के बारे में कहा है कि इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहाँ तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं। ब्रज भाषा के कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं। फूलन के बिछौनों, चहुदिस सुनहि, सोना के थम आदि प्रयोग ब्रजभाषा के हैं। यहाँ मतारी बरते थे, जड़ाई बजाने लगा जौन आदि पूर्वी शब्द हैं। ठीक है, यह शुक्ल जी ने सदल मिश्र के बारे में कहा है। इसके अलावा शुक्ल जी का कहना है कि गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपर्युक्त 4 आचार्यों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदासुख लाल और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में मुंशी सदासुख लाल की भाषा की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदासुख लाल ने लेखनी भी चारों से पहले उठाई थी, अतः गद्य का परिवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। यह कथन है शुक्ल जी का। ठीक है, चलिए आगे अगर हम देखें तो शुक्ल जी का एक और कथन है, वो भी देख लेते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि गद्य के परिवर्तन के संदर्भ में ये कहते हैं कि संबंध 1660 यानी 1803 ईस्वी के लगभग हिंदी गद्य का परिवर्तन तो हुआ, पर उसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। साहित्य के कुछ योग्य, स्वच्छ, सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कुछ पुस्तक संवत 1951 यानी 1896 ईस्वी के पूर्व नहीं मिलती। ठीक है, इनका मानना है संवत 1860 और 1915 के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य ही मिलता है। संवत 1914 के बलवे के पीछे ही हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह चली।
अब आगे हम देखेंगे राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह को। ठीक है, खड़ी बोली गद्य के आरंभिक दौर में सदासुख लाल नियाज की प्रभुति के समान 4 महानुभावों के जैसे राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह का भी नाम बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। शुक्ल जी ने इनके संदर्भ में क्या कहा है वो देख लेते हैं। शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी ने राजा शिव प्रसाद के बारे में कहा कि 1856 ईस्वी में जब राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए, उस समय अन्य विभागों के समान वहां भी मुसलमानों का जोर था। उन्हें भाखापन, हिंदी संस्कृत से प्रभावित हिंदी का डर रहता था। शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल अब आता तो मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ अरबी फारसी के चलते शब्द भी आ जाएं। उन्होंने अपने मित्रों पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर के सहयोग से साहित्य के कोर्स की पुस्तकें तैयार करनी शुरू की। प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें तैयार की, जैसे राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार इत्यादि रचनाएं लिखी, जो कि बहुत चलती सरल हिंदी में थी। उनमें उर्दूपन नहीं भरा था, जो जैसे उनकी बाद की किताबों में इतिहास, तिमिर नाशक इत्यादि में दिखाई देता है। मानव धर्मसार जो है वह राजा शिव प्रसाद सिंह की रचना है और इसके बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि इस पुस्तक की भाषा तो इन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी ही थी, साथ ही अपने गुटका जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी में भी थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श रखा। इसके अलावा ये कहते हैं, किंतु फिर भी यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रारंभ काल से ही ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे, जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो, और संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। इसके अलावा ये शिव प्रसाद सिंह के बारे में अन्य कथन है। इनके कारण की पड़ताल करते हुए लिखा कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेजी अधिकारियों का रुख देखकर, ये जो चीज़ें थी। ठीक है, अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे, यह शुक्ल जी का कथन था। इसके अलावा इन्होंने राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में कहा कि उर्दूपन की ओर बढ़ते झुकाव के कारण राजा शिव प्रसाद लगातार अरबी फारसी मिश्रित हिंदी की बात करने लगे, जिसके विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़े। प्रकृति विरुद्ध अर्थात राजा शिव प्रसाद समर्थित भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े, यह कथन है इनका। आगे हम देखेंगे रचनाएं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का और राजा लक्ष्मण सिंह की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। इन रचनाओं को क्रम में लगाने के लिए पूछ लेता है। तो इनका समय जो है वो 1823 से 1895 है। इनका पहली रचना राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा। ठीक है, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा। इसके अलावा इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार भाषा का इतिहास है, वीर सिंह का वृत्तांत, उपनिषद सार। इसके अलावा उपनिषद सार में भारत के पुराने राजाओं का हाल है, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, सिखों का उदय और अस्त इसमें दिखाया गया है। ठीक, राजा लक्ष्मण सिंह की रचनाएं की बात करें तो इन्होंने अनुवाद किया मुख्य रूप से। ये जो पुस्तक है वीर सिंह का वृत्तांत, यह एक संग्रह पुस्तिका है जो स्कूली बच्चों के लिए इन्होंने लिखी थी। राजा लक्ष्मण सिंह की रचनाएं हैं, इनका समय है 1826 से 1896 ईस्वी, और इन्होंने लिखा शकुंतला, इसका इन्होंने नाटक की अनुवाद किया, रघुवंश का और मेघदूत का इसका इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताइएगा। आगे अगर हम बढ़ें सॉरी, राजा शिव प्रसाद सिंह के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने कहा है, प्रारंभ काल में वैसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी भाषा का स्वच्छंद प्रयोग हो। ठीक है, इन्होंने कालिदास की 3 रचनाओं का अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने, ये हमने आपको दिखा दिया। ठीक, इसके अलावा राजा लक्ष्मण सिंह का एक कथन है, राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में कहते हैं कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी
इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। ठीक है, यह राजा लक्ष्मण सिंह का कथन है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट था वैसे हमने आपको बता दिया। शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे वो भारतेंदु जी के गुरु थे, ये आप याद रखिएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में। फोर्ट विलियम कॉलेज खड़ी बोली गद्य के विकास में जिन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज का भी महत्वपूर्ण स्थान था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है फोर्ट विलियम कॉलेज, ये आप इसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में मार्किवस बेलेजली ने किया था। याद रखिएगा, मार्किवस बेलेजली ने। सदल मिश्र और लल्लू लाल इस कॉलेज से संबंधित थे। जॉन बोर्थविट गिलक्राइस्ट को जो थे, इनको गिलक्राइस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने 19 ग्रंथों की रचना की और यह जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। इन्होंने अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इनकी प्रमुख रचना है। ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज इनकी रचना है, जिसमें इन्होंने हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी कहा। इसके अलावा इन्होंने खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानी, दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली। ठीक है, हिंदुस्तानी शैली को गिलक्राइस्ट द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। इसके अलावा 1809 में विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद नए धर्म नियम शीर्षक से किया। 1809 में ही हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का अनुवाद हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में किया था। खड़ी बोली हिंदी के गद्य के विकास में पत्र पत्रिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा, जिसका हम उल्लेख करेंगे जब हिंदी पत्रिकाओं के बारे में बात करेंगे तो उस वाले चैप्टर में करेंगे। बाकी अभी यहाँ पे इतना जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको यहाँ पर करा दिया है। इसके अलावा एक और रचना है श्रद्धा राम फिल्लौरी। श्रद्धा राम फिल्लौरी भी आते हैं। श्रद्धा राम फिल्लौरी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्ध हस्त लेखक माना। श्रद्धा राम फिल्लौरी की कुछ रचनाएं थी सत्यामृत प्रवाह, आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्मरक्षा, उपदेश संग्रह, सतोपदेश। इसके अलावा श्रद्धा राम फिल्लौरी ने प्रमुख आरती जो है ओम जय जगदीश हरे, इसका जो है रचना इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। जो भी आपके सिलेबस के लिए ये हिंदी गद्य का जो प्रारंभिक विकास था ये उसके बारे में था। अब हम जो अगला वीडियो लेकर आएंगे वह हिंदी नाटक के संदर्भ में होगा। हिंदी नाटक विधा की जितनी रचनाएं हैं, जितनी भी हिंदी नाटक से संदर्भित गद्य की रचनाएं लिखी गई हैं, वो सारा एक रिवीजन वीडियो आप सभी के लिए होगा। और आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पढ़ते रहिए ऐसे ही। ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।